हेलो क्लास 12, वेलकम टू टॉपर नोआ। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिसे हम कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ डिटेल में बिल्कुल सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो ये चैप्टर है सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं, ये चैप्टर 1 है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में दिया हुआ है सॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ें दी हुई है, अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। आगे हम लोग बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्यूशन के हेनरीज लॉ के बारे में पढ़ेंगे, राउस लॉ पढ़ेंगे, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें आगे पता चलेंगी। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट लाइन जो दी हुई, यहाँ देखिए फर्स्ट लाइन में क्या कह रहा है कि ऑलमोस्ट ऑल प्रोसेसेस, जितने भी प्रोसेस हमारे बॉडी में हो रहे हैं वो एक तरह के लिक्विड सॉल्यूशंस ही हैं। तो सॉल्यूशन क्या होते हैं अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सॉल्यूशन अगर देखा जाए तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ मिक्स हो, सॉल्यूशन बनाया हुआ हो, ठीक। तो आगे हम लोग देखेंगे। तो ये क्या है, ब्रास है। ब्रास यहाँ पे दिया हुआ है ना, हाईलाइट किया हुआ है मैंने। तो यहाँ दिया हुआ है ब्रास। ब्रास क्या चीज़ है, एक कॉपर और जिंक का मिक्सचर है। जर्मन सिल्वर की बात करें तो वो भी क्या है, कॉपर जिंक एंड निकल का मिक्सचर है। ब्रॉन्ज की बात करें तो कॉपर एंड टिन का मिक्सचर है। तो जितनी चीज़ें मोस्ट ऑफ द जो जितनी भी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर क्या होती हैं, मिक्सचर के ही फॉर्म में होती हैं। प्योर फॉर्म में बहुत ही रेयरली ही हम ऐसी चीज़ें हैं जो प्योर फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। अगर हम गोल्ड की बात करें तो वो भी क्या होता है, एक मिक्सचर होता है। प्योर गोल्ड हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर प्योर गोल्ड हम यूज़ करें तो वो क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है। इसलिए ज़्यादातर चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, मिक्सचर के फॉर्म में ही यूज़ करते हैं। यहाँ पे दिया 1 पार्ट्स पर मिलियन। 1 पार्ट्स पर मिलियन अगर फ्लोराइड आयन है तो हमारे वो टूथ को क्या करता है, वो बचाता है। लेकिन वहीं पे अगर उसका थोड़ा सा कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दिया जाए तो हमारे टूथ को वो क्या कर सकता है, मोटल यानी ख़राब कर सकता है। तो फिर इसी तरह अगर बात करें हम अगर उसका कंसंट्रेशन थोड़ा और ज़्यादा हो जाए तो वो क्या हो सकता है, हमारे लिए पॉइजनस हो सकता है। तो फ्लोराइड आयन के अगर देखा जाए कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग उसका यूज़ भी है। अगर थोड़ा कम है तो वो हमारे टूथ को बचाता है, थोड़ा ज़्यादा हो गया तो हमारे टूथ को ख़राब कर देगा। वहीं उसकी हाई कंसंट्रेशन हो गई तो वो क्या हो जाता है, वो पॉइजनस होता है। तो सोडियम फ्लोराइड जो होता है वो रेड पॉइजन में भी यूज़ किया जाता है। उसका हाई कंसंट्रेशन अगर है तो वो रेड पॉइजन में भी इसका यूज़ करते हैं। और आईवी इंजेक्शन जो है उसे हमारे वेंस में यानी नसों में लगाई जाती है। तो उसके भी कंसंट्रेशन को हमारे ब्लड प्लाज्मा के अकॉर्डिंग मैच करा के ही बनाई जाती है या लगाते हैं। तो आगे हम लोग सॉल्यूशन के बारे में, उसके कंसंट्रेशन के टर्म्स के बारे में, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ दिया हुआ है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस के टाइप कितने होते हैं, क्या होता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट का। अगर हम बात करें कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, तो होमोजीनियस मिक्सचर कहने का मतलब होता है कि जैसे अगर हम किसी होमोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो मान लीजिए कोई एक कंटेनर ले रहे हैं, हम एक कंटेनर ले रहे हैं। कंटेनर में अगर 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 वाटर यहाँ पे रखे हुए हैं तो वाटर के साथ अगर मैंने थोड़ा सा शुगर ऐड कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा शुगर ऐड कर दिया, ठीक, थोड़ा सा मैंने इसी में सॉल्ट ऐड कर दिया, ठीक। तो मतलब क्या है कि ये हर एक प्लेस पर, अगर हम बात करें तो ये हर एक प्लेस पर यहाँ पर हमें हर एक प्लेस पर यूनिफॉर्मली दिखाई देगा कि यहाँ शुगर है, यहाँ पर वाटर है। ऐसा नहीं, किसी एक प्लेस पर हम नहीं बता सकते कि यहाँ पर शुगर होगा, यहाँ पर वाटर होगा, यहाँ पर सॉल्ट होगा। तो ऐसे मिक्सचर क्या कहलाते हैं, होमोजीनियस कहलाते हैं। मतलब ये हर एक प्लेस पर इक्वल हो। तो इसीलिए देखा जाए तो जो मिक्सचर, ये होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं या सॉल्यूशन कह लें, तो ये क्या होते हैं, दो कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। सॉल्वेंट की बात करें तो लार्जेस्ट क्वांटिटी में जो प्रेजेंट हो वो सॉल्वेंट होगा, और जो सॉल्वेंट के अलावा जो दूसरा कंपोनेंट वहाँ प्रेजेंट होगा अदर देन सॉल्वेंट, वो होगा। उसके बाद इस चैप्टर में हम सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। सॉल्यूशन तो बहुत तरह के होते हैं, लाइक बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी, बहुत सारे तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। तो बाइनरी सॉल्यूशन होता क्या है, तो बाइनरी सॉल्यूशन देखा जाए तो इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। 2 कंपोनेंट मतलब कि एक इसमें सॉल्यूट होगा, एक होगा सॉल्वेंट। इसके बाद हम देखेंगे इसमें
आगे इसकी स्टडी कर रहे हैं तो हम आगे देख रहे हैं। तो आगे क्या चीज़ है, इसमें बता रहा है कि इसमें जितने भी कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी या किसी भी सॉल्यूशन में जो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस स्टेट किसी में भी हो सकते हैं। तो यहाँ आगे देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में दिया हुआ है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की अगर बात करें तो गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन या सॉलिड सॉल्यूशन हो सकता है। तो गैसियस सॉल्यूशन को गैसियस सॉल्यूशन ही क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सॉल्वेंट हम गैस का यूज़ कर रहे हैं। सॉल्वेंट में हम क्या ले रहे हैं? गैस, तभी एक गैसियस सॉल्यूशन कहला रहा है। इसके बाद लिक्विड सॉल्यूशन को लिक्विड सॉल्यूशन ही क्यों कहा गया है? तो लिक्विड ये सारे सॉल्वेंट लिक्विड में है, इसी वजह से ये लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन की बात करें तो सॉलिड सॉल्यूशन में इसके सॉल्वेंट सारे सॉलिड में है। लेकिन सॉल्यूट, गैस, लिक्विड, सॉलिड कुछ भी हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा वही होना चाहिए जो सा वो सॉल्यूशन हम बना रहे हैं। तो इससे कुछ एग्जांपल्स है जो एग्ज़ाम में कभी कभी आते हैं, तो वो देख लीजिएगा। जैसे गैसियस सॉल्यूशन की एग्जांपल है गैस और गैस का, तो ये मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेज हैं। जो हमारा एयर है, एयर भी एक मिक्सचर ही है। लिक्विड और गैस का मिक्सचर जो है वो क्लोरोफॉर्म को अगर नाइट्रोजन के साथ मिक्स कर रहे हैं तो वो भी एक लिक्विड गैस का एग्जाम्पल है। तो इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम थोड़ा कभी कभी एग्ज़ाम में ज़्यादा आता है। ये सारे जितने भी हैं वैसे इम्पॉर्टेंट ही है, तो ये सारे एग्जाम्पल आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, आगे क्या करना है, आगे इसी सॉल्यूशन को हम कैसे कंसंट्रेशन टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसके मेथड दिए हुए हैं, जैसे कैसे हम लोग कंसंट्रेशन टर्म फाइंड करेंगे। कि कोई भी चीज़, कंसंट्रेशन कहने का मतलब होता है कि जैसे कोई भी चीज़ किसी सॉल्यूशन में जैसे सॉल्यूट जो है वो कितना परसेंट प्रेजेंट है, या फिर सॉल्वेंट हमारा उसमें कितना परसेंट है, ठीक। तो इसी तरह हम ये जानते हैं इसके कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। जैसे मास परसेंटेज की अगर हम बात करें तो मास परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं? किसी भी चीज़ का अगर मास परसेंटेज फाइंड करना हो तो वहाँ पे ऊपर के साइड हम उस कंपोनेंट का मास लिखेंगे और नीचे जितना भी टोटल सॉल्यूशन का मास लिखेंगे, उसमें से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मास परसेंटेज पता चल जाएगा किसी भी कंपोनेंट का, वो चाहे सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, किसी का भी हम मास परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। फिर नेक्स्ट हम आगे आएगा हमारा वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज में हम देखेंगे कि वॉल्यूम, किसी भी कंपोनेंट का वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड करना हो। वॉल्यूम परसेंटेज मोस्टली जो लिक्विड में चीज़ें होती हैं, लिक्विड सॉल्यूशन होता है, उसी का हम निकालते हैं। तो वॉल्यूम परसेंटेज में हम वॉल्यूम ऊपर लिखेंगे, वॉल्यूम जिसका निकालना हो हमें, लाइक सॉल्यूट या सॉल्वेंट जिसका भी निकालना हो वो ऊपर, और नीचे के साइड क्या लिखेंगे हम? टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये है कंसंट्रेशन टर्म, ये 2 कंसंट्रेशन टर्म है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर देखें तो ये थर्ड क्या हमारा? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और इसमें क्या है? एक पार्ट्स पर मिलियन। तो ये भी क्या है? सारे कंसंट्रेशन टर्म्स में है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये क्वेश्चन भी अक्सर आता है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे गिवन है क्या चीज़? कि इथाइलिन ग्लाइकोल एक एंटीफ्रीज होता है। इथाइलिन ग्लाइकोल जो कि कहाँ यूज़ करते हैं हम? कार्स में, ठीक है। कार्स को कूल करने के लिए, कार की जो इंजन है उसमें हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कार कभी कभी क्या होती है, बहुत हीट हो जाती है, तो इसीलिए हम वहाँ पर क्या, इथाइलिन ग्लाइकोल का एज अ एंटीफ्रीज यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फिर चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो यहाँ दिया हुआ एंटीफ्रीज जो यूज़ करते हैं उसका परसेंटेज यहाँ पे बता रहा है कि 35% हम इथाइलिन ग्लाइकोल यूज़ करते हैं। मतलब परसेंटेज का यूज़ हम देखें तो बहुत सारी ऐसी जगहों पर होता है, इंडस्ट्रियल यूज़ में, हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे प्लेसेस पर यूज़ होता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमें इतना ही परसेंट हम यूज़ करेंगे तो हमारे लिए ठीक है, ठीक है। जैसे यहाँ ये भी दिया हुआ है कि एग्जाम्पल 10% इथेनॉल सॉल्यूशन को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, ठीक है। तो मतलब क्या है, 10 ml हम इथेनॉल ले रहे हैं 90 ml वाटर में, ठीक, तभी वो 100 ml का सॉल्यूशन प्रिपेयर हो पाया है। तो ये सब बातें हो गई। तो यहाँ दिया मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का ज़्यादातर हम लोग कहाँ फार्मेसी में यूज़ करते हैं, मेडिकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं।
उसके बाद पार्ट्स पर मिलियन की बात करें, पार्ट्स पर मिलियन उन जगहों पर यूज़ होता है जहाँ पर हमारा सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा हो और सॉल्यूट बहुत माइनर अमाउंट में हो। तो ऐसे ऐसे प्लेसेस पर पार्ट्स पर मिलियन का हम यूज़ करते हैं। पार्ट्स पर मिलियन मतलब कि अगर किसी भी चीज़ का पार्ट्स पर मिलियन हमें फाइंड करना हो, तो हम नंबर ऑफ़ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट यहाँ पे ऊपर लिखेंगे, नीचे टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट्स ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट हैं उसके सारे पार्ट्स को यहाँ लिखेंगे और उसे 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पार्ट्स पर मिलियन की बात हो रही है, ना कि परसेंट की बात हो रही है। तो अगर परसेंट की बात होती तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन की बात हो रही है, इसलिए 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम आगे देख रहे हैं, तो आगे क्या है, मोल फ्रैक्शन की बातें हैं। तो मोल फ्रैक्शन कहने का मतलब है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन जब भी फाइंड करना होता है तो हमें नंबर ऑफ़ मोल्स पता होने चाहिए कि नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं। तो नंबर ऑफ़ मोल्स की अगर बात करें तो नंबर ऑफ़ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ़ मोल्स की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ़ मोल्स की अगर बात करें, नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक, किसी भी कंपोनेंट का अगर हमें नंबर ऑफ़ मास फाइंड करना हो तो गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। तो सबसे पहले तो हम यही फाइंड कर लेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। जिस भी थिंग का पता करना हो तो जितने भी कंपोनेंट उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है सबका गिवन मास अपॉन मोलर मास फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, ऊपर जो दिया हुआ है नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, उसके प्लेस पर हम क्या करेंगे, जिस भी कंपोनेंट का हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड करना हो उसे यहाँ रख देंगे। उसके बाद नीचे जितने भी नंबर ऑफ़ मोल्स आपने फाइंड किए हैं, जितने भी नंबर ऑफ़ मोल्स, तो वो सारे क्या होंगे, नीचे लिखे जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम फाइंड कर लेंगे मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन की अगर बात करें कि किसी भी चीज़ का अगर मोल फ्रैक्शन देखा जाए तो उसमें जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं सारे के मोल फ्रैक्शन का सम जो है वो कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, और जो मोल फ्रैक्शन है वो एक यूनिटलेस है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि फ्रैक्शन जो होती है, फ्रैक्शन वाली चीज़ें फ्रैक्शन तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। तो ये एक एग्जांपल दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे बता रहा है कि 20% जो है हमारा वो क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल है, जो कि सॉल्यूशन बनाया हुआ है। तो अगर 20% सॉल्यूशन बनाया हुआ, अगर 20% इथाइलिन ग्लाइकोल है तो इसका मतलब है कि 80% हमारा वाटर होगा। 80% हमारा क्या होगा, वाटर होगा। तो 80% अगर हमारा वाटर है तो देखा जाए तो हमें वाटर का और उसका इथाइलिन ग्लाइकोल दोनों का नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करना होगा। तो नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने के लिए हम क्या लिखते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, हम ये लिखते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास देखा जाए तो 20 जो है ये इथाइलिन ग्लाइकोल का 20 दिया हुआ हमारा गिवन मास, इसका मोलर मास यहाँ निकाल कर बताया गया है। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो हमारा ये इथाइलिन ग्लाइकोल का नंबर ऑफ़ मोल्स पता चल गया। इसी तरह वाटर का नंबर ऑफ़ मोल्स पता करने के लिए क्या करेंगे, गिवन मास हमारा 80 दिया हुआ है, क्योंकि 20 अगर ये है तो 80 हमारा इसका वाटर का हो गया। तो यहाँ पे 80 क्या हो जाएगा, वाटर का गिवन मास और इसका मोलर मास। तो यहाँ से इसके नंबर ऑफ़ मोल्स दोनों के हम निकाल लेंगे। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए ग्लाइकोल का क्या लिखेंगे, तो ऊपर मोल्स ऑफ द ग्लाइकोल और नीचे जितने भी कंपोनेंट उसमें प्रेजेंट है उनके मोल्स यहाँ लिख दिए। ठीक, तो ये हमारा हमें ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन पता चल गया। तो इसी तरह हम आगे देखेंगे, आगे हमारा वाटर का मोल फ्रैक्शन है। तो वाटर का मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए भी यही चीज़ करेंगे, ऊपर नंबर ऑफ़ मोल्स वाटर के और नीचे टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स। अगर मान लिया किसी सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट एंड एक सॉल्वेंट है मान लिया, तो क्या करेंगे, हम पहले एक चीज़ का मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के बाद दूसरी चीज़ का अगर मोल फ्रैक्शन फाइंड करना हो तो 1 में से माइनस कर देते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये आंसर या ये आंसर देखिए तो ये दोनों सेम है ना। तो मतलब क्या है कि अगर एक थिंग का हमें मिल गया है मोल फ्रैक्शन तो दूसरे का निकालने के लिए 1 में से हम माइनस कर देते हैं। ठीक, उसके बाद हम आगे देख रहे हैं।
तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या चीज़ दी हुई है। आगे क्या है इसके, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट, अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कोई सॉल्यूट अगर डिजॉल्व है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इसकी मोलैरिटी कहलाएगी। ऐसे कंसंट्रेशन टर्म्स मोलैरिटी कहलाते हैं। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले पे हम देखें, इसका मतलब क्या है, 0.25 मोलर ऐसा सॉल्यूशन है कि 0.25 मोल जो है उतने अमाउंट जो उसमें जैसे किसी सॉल्यूट के परसेंटेज के बारे में बता रहा है, क्योंकि 1 लीटर सॉल्यूशन में ये प्रेजेंट है। तो अगर यहाँ पर हम देखें कि यहाँ क्वेश्चन एक दिया हुआ है कि मोलैरिटी फाइंड करिए किसी सॉल्यूशन की अगर उसमें 5 ग्राम NaOH प्रेजेंट है, ठीक है, 5 ग्राम NaOH प्रेजेंट है, तो इसकी मोलैरिटी के बारे में पूछ रहा है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं कि मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इसमें NaOH का निकालेंगे। तो इसमें क्या है, गिवन मास यहाँ पे दे दिया है। मोलर मास मैंने निकाला है कि Na का क्या होता है 23, O का क्या होता है 16, हाइड्रोजन का क्या होता है 1, इसका सम कितना आएगा 40। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स निकल गया NaOH का। अब क्योंकि 450 ml यहाँ पे दिया हुआ है, तो 450 ml को हमें 1000 से डिवाइड करेंगे तभी हमारा कितना हमें लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही मोलैरिटी में यही चीज़ दिया हुआ है कि गिवन मास दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं 0.125, ये डिवाइडेड बाई 450 अपॉन 1000, तो ये हमारा मोलैरिटी निकल कर आ गया। तो मोलैरिटी पर मोल लिखें या फिर इसको हम कन्वर्ट कर दें डेकामीटर में, ठीक है। ये सॉरी यहाँ पे मोलैलिटी की बात करें तो मोलैलिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट जो है पर केजी सॉल्वेंट में, जो पर केजी सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, ठीक। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ बताई गई है कि मास परसेंटेज हो, ppm हो, मास परसेंटेज की बात करें, ppm की बात करें, मोल फ्रैक्शन हो, मोलैलिटी हो, ये सारे क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं टेम्परेचर के। जबकि जो मोलैरिटी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि मोलैलिटी फाइंड करिए, यहाँ पे कह रहा है कि मोलैलिटी फाइंड करिए 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड की अगर वो 75 ग्राम बेंजीन में डिजॉल्व है। तो 75 ग्राम बेंजीन क्या है, हमारा सॉल्वेंट है, और 2.5 ग्राम इथेनोइक क्या है, हमारा सॉल्यूट है। तो पहले मोलर मास निकाल ले रहे हैं हम, ठीक है। मोलर मास निकाल लिया, C2H4H2 का मोलर मास निकल गया हमारा 60। तो अब ये क्या चीज़ है, इथेनोइक एसिड है। तो इथेनोइक एसिड का अगर मोलर मास हमें पता है और यहाँ पे गिवन मास पता है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हमारा ये निकल के आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। उसके बाद बेंजीन दिया हुआ 75 ग्राम दिया हुआ, हमें केजी में कन्वर्ट करना है, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मोलैलिटी के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट ऊपर होगा और नीचे हमारा मास ऑफ द सॉल्वेंट यानी बेंजीन का मास दिया है। तो इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर ये आ जाएगा, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन है, तो इंटेक्स क्वेश्चन को हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक। तो फिर हमारा ये स्टार्ट हो रहा है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम अमाउंट जो सॉल्यूट का अगर स्पेसिफाइड टेम्परेचर में, ठीक है, डिज़ोल्व हो जा रहा है, तो वही इसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। तो सॉल्युबिलिटी जो होती है वो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों पे डिपेंड करती है। तो अब हम इसके आगे जो है वो सॉल्यूशन में जो सॉलिड या फिर गैस की सॉल्युबिलिटी के बारे में आगे स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज पर हमारा दिया हुआ है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। जो सॉल्युबिलिटी किसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में बातें की गई हैं, सॉल्युबिलिटी में सॉलिड इन अ लिक्विड, किसी सॉलिड का लिक्विड में डिसोल्यूशन यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि हर सॉलिड जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो दी हुई लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाए।
तो जैसे अगर हम बात करें कि अगर हम बात करें कि क्या इसमें ये चीज़ कह रहा है कि अगर हम जैसे कपूर वगैरह है तो उसको अगर हम डिज़ोल्व करें वाटर में तो क्या वो डिज़ोल्व होगा? नहीं ना। तो उसी तरह यहाँ पे ये एग्जांपल दिया हुआ है, कह रहा है कि वाइल सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डिज़ोल्व रेडिली इन वाटर, जो सोडियम क्लोराइड यानी नमक और जो शुगर होता है चीनी, दोनों वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। तो कह रहा है नेफ्लिन एंड एंथ्रासीन डू नॉट, लेकिन नेफ्लिन और एंथ्रासीन वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। तो वही कह रहा है, वहीं दूसरी तरफ अगर नेफ्लिन और एंथ्रासीन को डिज़ोल्व किया जाए, ठीक है, नेफ्लिन एंड एंथ्रासीन को अगर डिज़ोल्व किया जाए बेंजीन में तो ये डिज़ोल्व हो जाता है, लेकिन सोडियम क्लोराइड और शुगर को डिज़ोल्व करे बेंजीन में तो क्या ये होगा? तो नहीं। तो यही कह रहा है इसमें कि जो पोलर सॉल्यूट्स होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट के साथ ही डिज़ोल्व होते हैं, इसी तरह नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर के साथ डिज़ोल्व होते हैं। ठीक, तो फिर यही चीज़ का है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है ना लाइक डिज़ोल्व लाइक, मतलब कि एक जैसा जो होगा वो एक ही जैसे के साथ ही डिज़ोल्व होगा। इसके बाद इसके आगे लिखा वो डिज़ोल्यूशन क्या होता है, तो कह रहा है कि जब सॉलिड सॉल्यूट जो है किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो सॉल्यूट जो होता है वो उसका कंसंट्रेशन क्या होता है? इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डिज़ोल्यूशन। ठीक है, फिर क्रिस्टलाइजेशन का क्या मतलब क्या होता है कि जब वही सॉल्यूट डिज़ोल्व होने के बाद जब कंसंट्रेट हो जाता है तो वो क्या होता है? वो सेपरेट आउट होने लगता है, सॉल्यूशन में से क्या होता है? निकलने लगता है या सेपरेट आउट होने लगता है। यहाँ पे लिख रहा है सेपरेट आउट होने लगता है, तो मतलब ये निकलने लगता है वापस से, जब डिज़ोल्व होता जाता है वो वापस से निकलने लगता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। ठीक, तो अब इसके आगे यहाँ पे ये बता रहा है कि ये क्या चीज़ है, सॉलिड एंड सॉल्वेंट को अगर हम मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। और यहाँ पर क्या चीज़ दिया हुआ है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी डायनामिक इक्विलिब्रियम की बातें बताई गई हैं यहाँ पे। क्लास 11th में इक्विलिब्रियम चैप्टर में इसके बारे में तो पढ़ा ही होगा। तो इसका मतलब होता है कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट अगर सॉल्यूशन बना रहे हैं तो ये क्या सॉल्यूशन भी वापस क्या बन सकता है? सॉल्यूट या सॉल्वेंट में कन्वर्ट हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन ही इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहलाती है। ठीक, तो फिर इसके आगे यहाँ पर बताया हुआ है, यहाँ पे ये कह रहा है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं? कि जिसमें और भी सॉल्यूट हम नो मोर सॉल्यूट विल बी एडेड, हम लोग और भी सॉल्यूट अगर ना ऐड कर सकें, ठीक है, तो अगर और भी सॉल्यूट हम लोग ना ऐड कर सकें, ठीक है, तो उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है कि अगर हम मोर सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व, और भी सॉल्यूट हम लोग डिज़ोल्व कर सकें सेम टेम्परेचर पर, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की यहाँ पे डिफिनेशन डिफाइन कर दी गई है। उसके बाद इसके आगे बता रहा है कि हम लोगों ने देखा है कि सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या चीज़ होता है कि यह एक सब्सटेंस जो है डिज़ोल्व हो और वो उस पर टेम्परेचर और प्रेशर उसमें फ़िक्स होना चाहिए। तो अगर यहाँ देखें टेम्परेचर या प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो टेम्परेचर का ये इफ़ेक्ट पड़ता है कि टेम्परेचर को अगर हम चेंज करते हैं, यानी टेम्परेचर को अगर बढ़ाते हैं तो हमारा, जैसे यहाँ एंडोथर्मिक, यहाँ दिया ना एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में ये कह रहा है कि एंडोथर्मिक अगर रिएक्शन है, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी? इंक्रीज़ करेगी जैसे जैसे टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे। वहीं एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो सॉल्युबिलिटी हमेशा हमारी क्या होगी? डिक्रीज़ करती जाएगी। तो ये ऑब्ज़र्व हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली किया है। जैसे हम कहें अगर ग्लूकोज़ की, तो ग्लूकोज़ में क्या हो जाएगा? ग्लूकोज़ की अगर बात करें ग्लूकोज़ की, तो ग्लूकोज़ और वाटर को अगर हम डिज़ोल्व करते हैं, ग्लूकोज़ में अगर वाटर को डिज़ोल्व करते हैं तो क्या होता है कि वो उस टाइम में क्या होगा, वो ग्लूकोज़ में वाटर डिज़ोल्व हो गया तो वो क्या चीज़ होता है, वो हमारा पूरा जो जिस भी यूटेंसिल्स, जिस भी बर्तन में हम लोग लिए वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम गर्म पानी, अगर पानी और चूने को लें तो वो क्या हो जाता है? वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, उसमें क्या होगा? वो गर्म होता है, यानी उसको और हीट करेंगे अगर हम, तो वो क्या होगा? और वो और हीट होता जाएगा। ठीक, तो यही चीज़ यहाँ पे दी गई कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में सॉल्युबिलिटी क्या होती है? वो बढ़ती जाती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? घटती जाती है जैसे जैसे टेम्परेचर को हम घटाते हैं। घटाने या बढ़ाने की यहाँ बातें बताई गई, मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है सॉलिड का, अगर हम सॉलिड को डिज़ोल्व कर रहे हैं किसी लिक्विड में। और वहीं पे कह रहा प्रेशर के बारे में, तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि क्यों इफेक्ट नहीं पड़ता है? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है क्योंकि हाई कंप्रेसिबल होती हैं। ठीक है, जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं वो हाई कंप्रेसिबल होते हैं, ये चीज़ कह रहा। कि फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, उसके बाद कह रहा है
तो यहाँ पर टेम्परेचर या प्रेशर के इफेक्ट की बात करें तो सॉलिबिलिटी जो होती है सॉलिड की लिक्विड में, इसमें टेम्परेचर का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। कि यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, कोई डायनामिक इक्विलिब्रियम हो रहा है इसमें, ठीक है, तो ये ली चैटेलियर प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। तो उसके बाद ये कह रहा है कि अगर वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, तो डिसोल्यूशन प्रोसेस में कह रहा है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर है तो वो क्या होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन में होगा तो जो सॉलिबिलिटी है उसकी क्या होगी, इंक्रीज करेगी जैसे जैसे टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाते जाएंगे। वहीं अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे सॉलिबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज करती जाएगी जैसे जैसे हम टेम्परेचर को घटाते जाएंगे। तो यही ओवरऑल जो हम लोग एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि ऐसा होता है। तो इसके आगे फिर आगे हम देख रहे हैं कि इसके आगे दिखा रहा है कि प्रेशर जो है, प्रेशर की अगर हम बात करें तो प्रेशर का कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता है, मतलब प्रेशर का कोई वो नहीं होता है सॉलिड की सॉलिबिलिटी में, ठीक है। सॉलिड अगर लिक्विड में डिजॉल्व हो रहा है कि तो प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट। क्यों? क्योंकि बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड जो होते हैं वो हाई इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनको दबाया नहीं जा सकता है, तो इसीलिए प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। फिर आगे हम लोग देख रहे हैं कि सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, गैस की सॉलिबिलिटी लिक्विड में, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ दिया है कि बहुत सारी गैसेज होती हैं जो वाटर में डिज़ोल्व होती हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल हम देखें तो ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन अगर वाटर में जो डिज़ोल्व होती है वो एक्वेटिक लाइफ में देखा जाए तो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो अगर ऑक्सीजन ना हो तो सर्वाइव करना एक्वेटिक एनिमल्स का बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है। तो आगे देखिए, जो सॉलिबिलिटी गैस की जो होती है सब, उसमें प्रेशर और टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है। फिर जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे गैसेस की सॉलिबिलिटी उतनी ही बढ़ेगी। तो इसको हम यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे ये लिक्विड है और ये हमारा गैस है। तो इस पर क्या है, एक वेट रखा गया है जिससे ये गैस इस लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाए। उसके बाद दूसरे वाले में यहाँ दिया है, दूसरे कंटेनर की अगर बात की गई है तो दूसरे कंटेनर में कह रहा है यहाँ पे भी लिक्विड लिया गया, यहाँ पे भी गैस लिया गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, कई एक्स्ट्रा वेट रख दिया गया है जिसकी वजह से इसकी सॉलिबिलिटी, गैसेस की जो सॉलिबिलिटी है वो इसके कंपेयर में यहाँ पर ज़्यादा दिखाई जा रही है, ठीक। तो मतलब यही है कि जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करते जा रहे हैं गैसेस की सॉलिबिलिटी लिक्विड में बढ़ती जा रही है। तो यही हेनरीज लॉ में यही चीज़ कहा गया है कि द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस, गैस की जो सॉलिबिलिटी होती है, द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस, गैस की जो सॉलिबिलिटी है, ठीक है, वो कह रहा है गैस की जो सॉलिबिलिटी है वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस। इसके सरफेस पे जो ये गैसेस प्रेजेंट है उसका पार्शियल प्रेशर जो है वो कह रहा है कि प्रेजेंट अबव सरफेस ऑफ द लिक्विड और सॉल्यूशन, ये एक दूसरे की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक। तो अब यही देखा जाए तो मतलब क्या है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके मोल फ्रैक्शन की, यही होगा। तो यहाँ पे आगे देखिए, तो इसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम क्या लगा देते हैं, ये KH, ये हेनरी कांस्टेंट है, जिसे हेनरी कांस्टेंट कहते हैं। और ये अलग अलग गैसेस में अलग अलग हैं, यहाँ पर देखिए ना कि ये अलग अलग गैसेस में ये अलग अलग होंगी, ठीक। गैसेस की ये नेचर पर डिपेंड करेंगी। तो जैसे यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है तो इसमें क्या कह रहा है कि जैसे पार्शियल प्रेशर हम गैसेस का बढ़ाएंगे वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा। मान लीजिए पार्शियल प्रेशर 500, तो ये इसका मोल फ्रैक्शन जैसे जैसे मतलब पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा, इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन दी गई है, ग्राफ में स्ट्रेट लाइन से शो कराया गया है। फिर हम आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है, देखो हेनरीज लॉ कांस्टेंट के बारे में यहाँ दे रहा है। तो यहाँ पे यही चीज़ बताने की कोशिश की गई है कि अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग हमें KH की वैल्यू यानी हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी। जैसे यहाँ नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है, इसके अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग KH की वैल्यू मिली है। इसी तरह आर्गन हो गया, फॉर्मल्डिहाइड हो गया, विनाइल क्लोराइड हो गया, इनका अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ KH की वैल्यूज़ यहाँ पे देती गई है। अब आगे देखें तो आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि यही रीज़न है कि जो एक्वेटिक स्पीसीज़ होती हैं तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं कोल्ड वाटर में रेदर देन वार्म वाटर। तो गर्म पानी के अगर कंपेयर करें ठंडे पानी में ज़्यादा एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादा सर्वाइव कर पाते हैं। रीज़न यही है कि उसमें गैसेस की सॉल्युबिलिटी यानी ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है।
उसके बाद आगे देखेंगे हम, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें कह रहा है, ये एग्जाम्पल हेनरीज लॉ पे बेस्ड है। तो इसमें कह रहा है कि जो नाइट्रोजन गैसेज हैं वो कितनी मिली मोल जो है वो 1 लीटर वाटर में डिज़ोल्व हैं। तो यहाँ पे ये भी बता दे रहा है कि N2 गैस जो है उसका पार्शियल प्रेशर, इसका जो पार्शियल प्रेशर है 0.987 बार है, और इसका हेनरीज लॉ कांस्टेंट जो है 76.48 किलो बार है। ठीक, तो फिर कह रहा है कि 1 लीटर वाटर में कितने मिली मोल नाइट्रोजन गैस डिज़ोल्व है। तो अब यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि पहले हमें पता है कि अगर हम बात करें हेनरीज लॉ की, तो P इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन, ये होता है। तो अगर यहाँ से हम मोल फ्रैक्शन की बात करें, क्योंकि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ये P है और ये हमारा KH है, तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन हम फाइंड करें तो क्या आ जाएगा, P अपॉन KH। तो यही P अपॉन KH जो है ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो इससे यहाँ पे इसकी वैल्यू हम निकाल लिए, क्योंकि ये किलो बार था और ये बार था, इसलिए कन्वर्ट कर दिया गया। तो 76480 बार यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब ये कन्वर्ट हो गया है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ये आई है। फिर इसके आगे ये बता रहा है कि 1 लीटर वाटर में अगर 55.5 मोल है, मतलब ये कह रहा है कि 1 लीटर यानी 1000 डिवाइडेड बाई, अगर 1000 डिवाइडेड बाई हम कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं कि 1000, यहाँ पे दे रहा है 1000 डिवाइडेड बाई अगर 18 किया जाए, 18 क्या गिवन मोलर मास है वाटर का, और 1000 इसका गिवन मास, 1000 यहाँ लिखा है ना 1 लीटर वाटर। तो अब यहाँ डिवाइड किया गया तो कितना आया हमारा 55.5। तो इसी से हम लोग क्या करेंगे, हमें पता चल गया नंबर ऑफ मोल्स क्या है वाटर का 55.5 है, और नंबर ऑफ मोल्स जो हैं इसके N2 गैस के वो हमें पता नहीं है, वही हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अब इसके आगे देख रहे हैं, तो अब इसके बाद मोल फ्रैक्शन अगर हम फाइंड करते हैं तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द जिसके फाइंड करने होते हैं और टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे होते हैं। तो अब ये चीज़ हो गया। तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसकी वैल्यू तो ठीक, नीचे जो n की वैल्यू है ये डिवाइड करने पर ज़्यादा छोटी हो जाएगी, जो 55.5 के यानी वाटर के मोल से बहुत ज़्यादा कम होगी, इसीलिए यहाँ पे इसे निगलेक्ट कर दिया गया है। इसे निगलेक्ट कर दिया गया है। तो अब यहाँ से n की वैल्यू अगर निकालना हो तो n अपॉन 55.5, ये 1.29 हम यहाँ से निकाल लिए थे। तो अब यहाँ पे n इज इक्वल टू हमारा ये वैल्यू आई, n इज इक्वल टू ये सॉल्व करने पर मल्टीप्लाई किया गया इन दोनों का। उसके बाद अब इसी को हम मिली मोल में चेंज करें तो इसीलिए 7.16 इंटू 10⁻⁻4 से 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया गया है, और ये हमारा आंसर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन है, जो कि देखा जाता है, बहुत सारा नोट किया गया है कि हेनरीज लॉ कहाँ कहाँ यूज़ होता है। देखा जाए तो जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह होती हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज करके सील किया जाता है। फिर नेक्स्ट में क्या कहा गया, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो ये कह रहा है कि जैसे जैसे हाई प्रेशर में जाते हैं, पानी के जितना अंदर जाएंगे प्रेशर उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, हाई प्रेशर में जाएंगे तो हाई प्रेशर पे गैसेस का डिसोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा। तो उस टाइम में क्या हो जाता है, बेंट जैसी कंडीशन आती है कि ब्लड सारी जो कैपिलरीज होती हैं वो ब्लॉक होने लगती हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम आने लगती है। ठीक है, तो इसी वजह से इसमें क्या होता है, उस जो सिलेंडर लेकर जाते हैं स्कूबा डाइवर, उसमें हीलियम भी ऐड किया जाता है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ साथ, ताकि जो गैसेस का डिसोल्यूशन है हमारे बॉडी में वो कम हो सके, तो जिससे कि हमें जो ब्रीथिंग में प्रॉब्लम ना आए। तो फिर इसके आगे अगर देखें तो हाई एल्टीट्यूड पे जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, कम होता जाता है ऊपर जाने पर, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का डिसोल्यूशन जो है वो भी हमारा कम होने लगता है, जिससे एनॉक्सिया जैसी प्रॉब्लम आने लगती हैं ऑक्सीजन ना मिलने पे। ऑक्सीजन ना मिलने पे इसीलिए क्लाइंबर्स जो होते हैं ऊंची ऊंची जगह पर जब जाते हैं तो वो भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चलते हैं। फिर इसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का गैसेस के डिसोल्यूशन में इफेक्ट पड़ता है। जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं
या सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैसेस, या सॉल्युबिलिटी जो गैसेस की होती है लिक्विड में वो कम होती जाती है जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं। तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल तो हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। फिर देखिए अब यहाँ तक ये एक टॉपिक खत्म हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर जो है, अब वेपर प्रेशर की हम लोग बात करें। अब वेपर प्रेशर की बात करें। वेपर प्रेशर कहने का क्या मतलब होता है कि वेपर प्रेशर ये वो चीज़ होता है जैसे मान लिया कोई कंटेनर है, ठीक, कोई कंटेनर है और इसमें क्या चीज़ है, एक लीड लगाई गई है और इसमें क्या है, इसमें वाटर फिल कर लिया गया है, लिक्विड ले लिया गया और इसे हीट किया गया। जब हीट करने पर क्या हो रहा है, इससे कुछ वेपर बनेंगे, ठीक है, इसके कुछ वेपर बनेंगे। तो वेपर की वजह से क्या होगा, अब वेपर की वजह से अब इस जो लीड है, इस लीड पर ये वेपर क्या करेगा, कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक। तो इसी प्रेशर को क्या हम बोलते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। अब यही चीज़ यहाँ बताया गया। अब यहाँ कह रहा है कि अगर वो सॉल्यूशन, ठीक है, जो वेपर बना रहा है वो दोनों अगर लिक्विड हो या फिर वो सॉलिड और लिक्विड हो तो क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है यहाँ पे। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, अगर लिक्विड सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये बता रहा है कि यहाँ पे तो राउल्स लॉ फॉलो होता है। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि अगर दो कंपोनेंट हैं तो दोनों का P1 और P2 की बात करें तो वो P टोटल की अगर बात करें तो मतलब क्या है कि वो पार्शियल, एक प्रेशर का पार्शियल, एक जो प्रेशर है उसका पार्शियल प्रेशर प्योर कंपोनेंट में और दूसरे का भी P2 जो वो भी प्योर कंपोनेंट में, दोनों को अगर देखा जाए तो यहाँ पे राउल्स लॉ दोनों फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे राउल्स लॉ के बारे में बताया गया। तो यहाँ कह रहा है कि द रिलेशनशिप इज नोन एज द राउल्स लॉ विच स्टेट दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड, कह रहा है एक सॉल्यूशन है वोलाटाइल लिक्विड का। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, जो इजी वे में वेपराइज हो जाए, मतलब उड़ जाए जो, ठीक है, तो वो वोलाटाइल कहलाता है। नॉन वोलाटाइल जो उड़ ना सके। तो कह रहा है राउल्स लॉ के बारे में कह रहा है कि for a solution of volatile liquid the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in solution। इसके पहले हेनरीज लॉ में हमने क्या पढ़ा था, वहाँ पे गैसेस के प्रेशर के बारे में बता रहा था। और यहाँ पर क्या हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि वेपर प्रेशर के बारे में। तो यहाँ पे P1 नॉट, यह P1 इज प्रोपोर्शनल टू Chi1 यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ पे वही प्रेशर की बात की जा रही है, वेपर प्रेशर की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पे P1 नॉट यानी ये क्या चीज़ दिया हुआ, हमारा प्योर कंपोनेंट की बात की गई है। मान लिए कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन में वाटर है और वाटर के साथ हमारा कोई और लिक्विड ऐड कर दिया गया, मान लीजिए कोई अल्कोहल ही ऐड कर दिया गया, अल्कोहल। तो वाटर का या फिर अल्कोहल का अलग से अगर सिर्फ वाटर के प्रेशर की बात करें तो वही क्या होगा, वही प्योर कंपोनेंट से कहेंगे। दूसरे वाला कंपोनेंट मान लीजिए अल्कोहल है, इसके प्रेशर की बात करें वो सेकेंड कंपोनेंट नंबर 2 हो जाएगा। यही यहाँ पे बताया है। आगे हम देखें इसमें कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ, यहाँ पे दोनों अगर देखा जाए कोई दो चीज़ें अगर मिक्स हैं, ठीक है, दो चीज़ें मिक्स हैं तो दोनों का अलग अलग ऐसे प्रेशर बन रहा है। तो यहाँ फिर डाल्टन लॉ के बारे में कह रहा है कि डाल्टन लॉ जो है उसमें पार्शियल प्रेशर की बात की गई है। तो इसमें क्या कहा गया है कि टोटल प्रेशर उस सॉल्यूशन फेज में जो टोटल प्रेशर जो, हाँ, तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में देखा जाए तो यहाँ कह रहा है कि टोटल प्रेशर जो होता है पूरे सॉल्यूशन में, ठीक है, सॉल्यूशन फेज में, तो उस कंटेनर में वो क्या होगा, उसके दोनों के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। जितने भी कंपोनेंट उसमें हैं उस सॉल्यूशन में उसके पार्शियल प्रेशर उसके सम के बराबर होगा। तो यहाँ पे P टोटल, अगर यहाँ देखिए P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 दिया हुआ है। उसके बाद अगर देखें P टोटल इज इक्वल टू, अगर हम देखें तो P1 का मोल फ्रैक्शन और उसका पार्शियल प्रेशर प्योर कंपोनेंट में ये दिया हुआ है, तो दोनों का सम यहाँ ये है। तो यहाँ पे Chi1 इज इक्वल टू 1 माइनस Chi2 का मतलब क्या है कि Chi1 प्लस Chi2 इज इक्वल टू 1 होता है। जैसा कि स्टार्टिंग में बता दिया गया, मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, हमेशा 1 आता है।
तो यहाँ से हम अगर हम देखें तो chi1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस chi2 लिख सकते हैं, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस chi2 प्लस P2 नॉट। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करके यहाँ से P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट, इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे कि P1 नॉट माइनस P1 नॉट chi2, ठीक है, P1 नॉट chi2, तो chi2 को हम एक कॉमन करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ कह रहा है कि इस इक्वेशन के कंक्लूजन से क्या हमें पता चल रहा है, तो इसमें ये पता चल रहा है कि जो टोटल वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का, ठीक, तो वो किसी एक कंपोनेंट पे ही डिपेंड करता है, किसी एक कंपोनेंट पे ही रिलेटेड है। यहाँ पे ये कह रहा है ना, ये chi2 पर ये डिपेंड है, तो ये कह रहा है। फिर टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट 2, तो उसके सेकेंड वाले कंपोनेंट पर ही डिपेंड करता है, यहाँ पे कह रहा है, ठीक। फिर ये कह रहा है डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर और द प्योर कंपोनेंट 1 और 2, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीजेज और इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट 1। अब यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट किया गया है, तो इसमें ये बता रहा है कि जैसे जैसे मान लीजिए मोल फ्रैक्शन फर्स्ट वाले कंपोनेंट का 1 है, ठीक, तो 1 है, तो फिर ये धीरे धीरे क्या होगा, ये 1 है तो ये डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि मोल फ्रैक्शन अगर 1 है तो ये डिक्रीज कर रहा है 1 तक, तो यहाँ पे ये जो ग्राफ बना हुआ है P2 का, फिर ये ग्राफ एक बना हुआ है P1 का, और दोनों का सम अगर बताया जा रहा है P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2, तो दोनों का सम ये P1 P2 सम बताया गया है। तो यहाँ पर ये ग्राफ प्लॉट करने के बाद ये बता रहा है ये किससे रिलेटेड प्लॉट है, राउल्स लॉ से, ठीक। तो अभी इसके आगे हम लोग जब पढ़ेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, तो हमें थोड़ा इस ग्राफ के बारे में डीपली समझ में आएगा, ठीक। तो फिर यहाँ पर एक और फॉर्मूला दिया हुआ है, P1 इज इक्वल टू Y1 P टोटल, P2 इज इक्वल टू Y2 P टोटल। तो यहाँ पर कह रहा है कि वेपर फेज, यहाँ पे वेपर फेज की बात की गई, वेपर फेज में अगर है वो सॉल्यूशन तो वेपर फेज की यहाँ पे बात की गई है, तो यहाँ पे P1 इज इक्वल टू Y1 P टोटल, P2 इज इक्वल टू Y2 P टोटल। अब यहाँ इसके आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, टॉपर नोवा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।